सो टूल्स इंक्लूडेड, बायोटेक की जो सेकंड क्लास में बेसिकली टूल को स्टडी करेंगे। टूल्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो टूल्स में जितने भी एंजाइम्स है बच्चे, बायोटेक के जो जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लास्ट क्लास में बात की थी, वो भी एक टूल है। दो डीएनए सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए इफ वी आर यूजिंग एन एंजाइम व्हिच इज ज्वाइनिंग द टू डीएनए सेगमेंट, दैट इज लाइगेज एंजाइम, वो भी एक टूल है भाई। फिर डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए की एक और कॉपी बनाने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड योर डीएनए पॉलीमरेज, वो भी तो एक टूल हो गया। ओके, देन फिर हम लोग सोचते हैं डीएनए को अगर सेपरेट करना है, वी हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट, मेरे पास टुकड़े हैं डीएनए के और मुझे एक पर्टिकुलर टुकड़ा निकालना है, अलग करना है, तो वहां पर भी तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक इन्वॉल्व होगी। यस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो पढ़ेंगे हम लोग, वो भी तो एक टूल है, राइट। एम्प्लीफिकेशन करना है मुझे डीएनए का। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है भाई कि अगर डीएनए की एक कॉपी है और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसको अगर हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो आई नीड अ मशीन व्हिच इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई इट, व्हिच इज यूज्ड टू कॉपी इट इन मल्टीपल टाइम्स, सो दैट इज पीसीआर मशीन, तो वो भी एक टूल है। तो बच्चे टूल्स का मतलब है कि वो सभी टेक्नोलॉजीज जो आरडीटी में, यानी यहां की बात करें, आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, वो सभी टूल हैं। अब मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको जल्दी समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिखा जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी accomplished only if we have following tool। ये की टूल कौन से हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपने पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या हम लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, वी कैन राइट इट एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, है ना जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा जो रिक्वायरमेंट, दैट इज यूज्ड टू कट द डीएनए सेगमेंट, यहां से डीएनए सेगमेंट कट कर लिया मान लीजिए इस एंजाइम के थ्रू से, तो इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं। सीजर हमें दिख रही है और डीएनए को कट करने में काम आ रही है, यानी डीएनए एक मॉलिक्यूल है, डीएनए एक मॉलिक्यूल है, तो डीएनए को, डीएनए व्हिच इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज, एंड दिस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड टू कट इट, so we can call it as molecular seizure। एक नंबर क्वेश्चन आता है, आया है कई बार कि molecular seizure किसे कहेंगे सीबीएसई में, तो आप याद रखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को molecular seizure कहेंगे या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को molecular seizure कह सकते हैं। अच्छा, एक और वर्ड आता है molecular glue, आगे वर्ड मिलेगा मुझे। पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन में काम आता है, डीएनए की एक और कॉपी बनानी है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन करना है, तो आई नीड एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज एंजाइम, सो दैट इज यूज्ड टू मेक अ कॉपी। ये मेरे पास डीएनए सेगमेंट था, इसकी एक कॉपी ये बन गई और एक कॉपी ये बन गई, तो पॉलीमराइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सो दिस एंजाइम इज यूज्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस, it is used during replication process। डीएनए के रेप्लिकेशन में, कॉपी फॉर्मेशन में दिस पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड। तीसरा टूल क्या है मेरा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम्स हैं जो ज्वाइनिंग ऑफ द टू, दो को ज्वाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो को ज्वाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं, उनको लाइगेज एंजाइम कहते हैं। डैनेजा, तो लाइगेज एंजाइम को एक और नाम से जानते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू मींस ज्वाइन करने वाला, ज्वाइन करते हैं इसको, जिससे हम, जैसे फेविकोल एक ग्लू है, दैट्स लाइक, तो ये मॉलिक्यूल्स को लाइगेज ज्वाइन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू। तो क्वेश्चन 1 मार्क में इसके लिए आ चुका है, दैट इज योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, और लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है, देखो यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं ना, ग्लू है, दैट इज यूज्ड एज। अब आप ये चीज लिख जरूर लीजिए, लिख जरूर लीजिए
कि ये एग्जैक्टली है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस और लाइगेसिस है क्या, इनको मॉलिक्यूलर ग्लू और मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे आइए, इस पॉइंट को हम रिमूव कर लेते हैं। यहां तक इजी है समझना। देखो ये मेरे पास एक डीएनए सेगमेंट है, डबल डीएनए, ये डीएनए सेगमेंट है, इस तरह से इसकी सीक्वेंस है आपकी ए टी टी जी जी। तो यहां पर इतना पोर्शन सिंगल स्ट्रैंड है और एक डीएनए सेगमेंट ये आया डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। तो ये दोनों सेगमेंट आपस में यहाँ ज्वाइन कर जाएंगे। टी का कंप्लीमेंट्री ए होता है तो यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस टी का कंप्लीमेंट्री आपका ये हो गया टी का, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे जी ये एक्स्ट्रा दे दिया, राइट ऐसे, सॉरी ऐसे ये रहा लाइक दिस, बिल्कुल ठीक है। ये ए का टी कॉम्प्लीमेंट्री, जी का सी कॉम्प्लीमेंट्री, ए का टी कॉम्प्लीमेंट्री, ए का टी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है बीच में, दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस सेगमेंट को अब इस वाले न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज योर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आप ये समझेंगे अभी कि सर डीएनए सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने के लिए मुझे एक डीएनए लाइगेज के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने यहां पे यूज किया है T4 डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करने वाला। तो ये T4 इज वन ऑफ द लाइगेज एंजाइम है जो इस वाली सेगमेंट सीक्वेंस को ही ज्वाइन करेगा स्पेसिफिकली, राइट। तो जब ज्वाइनिंग होती है दो सेगमेंट की, डीएनए सेगमेंट की, वहां पर कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो आपका आंसर आता है लाइगेज एंजाइम। पहली बात, जब ज्वाइनिंग होती है दो डीएनए सेगमेंट की, तो वहां पर बॉन्ड कौन सा बनता है, दो डीएनए सेगमेंट में या दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड है, तो हमारा आंसर आएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं एग्जाम में, बस हमारा कंसेप्ट क्लियर हो बच्चे और हमें पता हो कि ये कैसे होना है तो हम आसानी से उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमारा जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, दिस इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द टू सेगमेंट ऑफ डीएनए, या दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बन गया है ताकि हम दोनों न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर पाए। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? यस सर। ओके सिया, सिया अगर कैमरा ऑफ पे चलता है तो कैमरा ऑन कर लेना बच्चे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो ब्लैक हो जाता है पूरा, जब आप बोल रहे हो पूरा ब्लैक हो जाएगा उस टाइम पर। तो आप इसको ज्वाइन, कैमरा आपका चल रहा है तो ज्वाइन कर लेना, ऑन कर लेना। तो हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हमने ये समझ लिया। चलो अगला मेरे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल है दैट इज कॉल्ड वेक्टर। और वेक्टर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो समझो, लास्ट क्लासेस में हमने ये कहा था कि यार किसी डीएनए सेगमेंट को अगर मुझे किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना है तो मुझे कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए। जैसे मान लीजिए आप या आपके फ्रेंड ने घर चेंज किया अपना, अभी वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं या स्टेट चेंज कर रहे हैं या फिर मान लीजिए काफी दूरी पर है, तो उनके घर का सामान को उस दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आपको पैकर एंड मूवर चाहिए। वो आएंगे, सामान आपका अपनी गाड़ी के अंदर लोड करेंगे, पैकिंग करेंगे, लोड करेंगे और आपके डेस्टिनेशन हाउस पर पहुंचा देंगे। यही होता है। तो इसी तरह से अगर मेरे पास ये डीएनए सेगमेंट है, डिजायर डीएनए सेगमेंट है मेरा, ये दिस इज माय डिजायर डीएनए सेगमेंट। इफ आई वांट टू ट्रांसफर दिस डिजायर डीएनए सेगमेंट इनटू अ पर्टिकुलर सेल, ये कोई पर्टिकुलर सेल है, ये हो सकती है प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, व्हाटएवर। तो हम यहाँ प्लांट सेल की कंसीडर कर रहे हैं। प्लांट सेल में मुझे डीएनए पहुंचाना है ये यहाँ पर, तो मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा? तो मुझे एक वेक्टर चाहिएगा जो इस डीएनए को प्लांट सेल में पहुंचा पाए। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया वेक्टर है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन बैक्टीरिया के अंदर मिलता है ये प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर। वी नो दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर कई तरह के होते हैं, प्लाज्मिड इज वन ऑफ द वेक्टर। हम जब टॉपिक पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, वहां पे हम प्लाज्मिड को भी स्टडी करेंगे, वहां पर हम कॉस्मिड को भी बताएंगे, हम
प्लाज्मिड भी बताएंगे और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी बताएंगे। ये सभी जो नाम मैंने लिए ये सभी एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं जीन ट्रांसफर में बच्चा, किसमें? जीन ट्रांसफर में, एक जगह से दूसरी जगह, और ये बहुत स्पेसिफाइड है पर्टिकुलर काइंड की सेल तक पहुंचाने के लिए। तो अब हमने ये समझा कि वेक्टर आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल for transferring the desired DNA segment to the host cell. So that's why it is also one of the vector. Is it clear? देखिए एक डायग्राम लेते हैं यहाँ पर Yes, वेक्टर sir. का। यस, एक वेक्टर का डायग्राम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत इजी सा कॉमन सा डायग्राम है बच्चे। देखो ये डायग्राम आपने दिखा है, बुक में भी गिवन है। हमें डायग्राम तो वो याद करना है जो हमारी बुक में गिवन है ना, लेकिन ये एक जनरलाइज डायग्राम है ताकि आपको एक व्यू मिल जाए कि हाँ वेक्टर होता कैसा है। तो वेक्टर मैंने कहा ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है, तो डबल स्टैंडर्ड है, एक स्टैंड ये है, एक स्टैंड ये है, इस तरह से रन कर रहा है। दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जैक्टली, एंड which is known as plasmid responsible for carrying the gene of interest, so it acts as vector. This vector have फर्स्ट थिंग रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, ये साइट यहां से यहां तक का रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है, इसको हम ओरी साइट भी कहते हैं, ओरी साइट, ORI का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी होना होता है एक वेक्टर के अंदर या एक प्लाज्मिड के अंदर। ओरी साइट क्यों जरूरी है? तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ओरी का फुल फॉर्म क्या है। पहले हम ओरे को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओरी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है हमारे एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में। इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन, रेप्लिकेशन इनिशिएशन, यानी ये वो सीक्वेंसेस हो गए जहां से आपका डीएनए सेगमेंट क्या होगा? रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, ओरिजिन साइट है ये। फिर दूसरी साइट हम जो बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे क्या, कि हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पर कुछ एंटीबायोटिक जीन मिलेंगे, जैसे टेट्रासाइक्लिन जीन होंगे या रिफॉर्मसिन या साइक्लोस्पोरिन, बहुत तरह के। फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मिलेंगी। तो वो एक डायग्राम तो आप वो याद करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में, मैं आपको बताऊंगा। जस्ट यहां पर समझाने के लिए, यहाँ एक वेक्टर है, तो दिस इज अ सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ वेक्टर। चलिए और क्या टूल होता है हमारा, और क्या टूल्स है बच्चे? तो वी शुड हैव होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये वो ऑर्गेनिज्म है या वो सेल है जहां पर आपका डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट पहुंचाया जाएगा। किसकी हेल्प से? वेक्टर की हेल्प से। तो वेक्टर विल कैरी डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट टू द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल भी आपका एक वन ऑफ द टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, जैसे देखें यहां पर, दिस इज योर बैक्टीरियल डीएनए, दिस इज योर प्लाज्मिड, राइट। अब इस बैक्टीरियल डीएनए का यहां पे कॉपी हो रहा है, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे कि यहां पर हमने इस प्लाज्मिड को लेकर, प्लाज्मिड में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और ये इस तरह से पहुंच गया है, इसकी कॉपी हो रही है। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां भी कॉपी हो रहा है, यहां भी कॉपी हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ थोड़ा सा आइडिया देता है कि एग्जैक्टली हमारी जो होस्ट सेल है, यानी दिस सेल and this cell is your host cell exactly which have been multiplied here, आगे जाके और मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो होस्ट सेल्स वो सेल्स होंगी जो डीएनए, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर रही हैं, और अब वो होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगी। तो वो जो फॉरेन डीएनए आया है, एलियन डीएनए आया है, डिजायर डीएनए आया है किसी वेक्टर की हेल्प से, वो भी मल्टीप्लाई करेगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वो इसका पार्ट बन चुका है। सही। अब देखें आगे की तरफ, तो हमारे पास कुछ नाम हमने क्लियर हो गए। कौन कौन सी चीज हमारी क्लियर हो गई? What are the tool? Restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase enzyme, vector और host cell। अब मुझे आप बताओगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम और क्या कहते हैं? What are the another common name of restriction enzyme? जो एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं बच्चे, बताओ, सोचो सोचो सोचो, अभी बताया था थोड़ी पहले, एम से स्टार्ट है इसका वर्ड, एम से स्टार्ट है, कटिंग में काम आता है, क्या कहेंगे इसको बताओ, मॉलिक्यूलर सीजर, क्या कहेंगे बच्चे, मॉलिक्यूलर सीजर, राइट। लाइगेज को क्या कहते हैं हम लोग, लाइगेज को क्या कहेंगे बताओ, मॉलिक्यूलर ग्लू, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ग्लू, ये हो गया मॉलिक्यूलर सीजर, दोनों आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। आगे आओ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब थोड़ी सी ये बैकग्राउंड बता रहे हैं हमें, क्या है, वेट, काम डन, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब यहां थोड़ी बैकग्राउंड आ गई कि 1963 में दो एंजाइम्स, यानी द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस होते क्या हैं, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे, इस बात की इंफॉर्मेशन 1963 में दी गई। अब माइंड में आपके आएगा सर बैक्टीरियोफेज वर्ड है क्या, तो सुनो, बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस, these are virus, right, which infect bacteria, which infect bacteria, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जैसे लैम्डा फेज। तो एशेरिंशिया कोलाई में, राइट, 1963 में दो एंजाइम आइडेंटिफाई किए गए इकोलाई से, कहां से, एशेरिंशिया कोलाई से। एशेरिंशिया कोलाई आपका बैक्टीरिया है, जिसको कॉमनली हम लोग ई कोलाई कहते हैं, ई डॉट लगाकर कोलाई कहते हैं, एशेरिंशिया कोलाई है ये। तो इकोलाई से दो एंजाइम आइसोलेट किए गए 1963 में, एंड दीज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग और डाइजेस्टिंग और affecting the growth of bacteriophages, right? ये एंजाइम को ही कहा गया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये रहा मेरा बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज, क्योंकि वायरस है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इस वायरस की ग्रोथ को अफेक्ट करता था, यानी इसको डैमेज करता था एक पर्टिकुलर एंजाइम, दैट एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुए थे। ठीक है, तो अब ये तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी इस रिगार्डिंग, प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी इस रिगार्डिंग। फिर हमने और पढ़ा इसके बारे में, देखा वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, कि इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में से दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई किए गए, कितने, दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई किए गए बच्चे। उनमें से एक एंजाइम जो था वो क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए पर, है ना, विच एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। मान लीजिए ये मेरे पास डीएनए सेगमेंट है, राइट, डबल स्ट्रैंड डीएनए सेगमेंट है। अब डीएनए के एक एंड पर, पर्टिकुलर एंड पर, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एंड है, यहां पर मैंने कहा कि भाई आपका कोई एक एंजाइम है जो इसके एंड पर क्या ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप 5 मिथाइल, ये 3 मिथाइल गोनोसिन कहते हैं इसको एक्चुअली। तो ये ऐड हो जाता है आपका, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है एक एंड टर्मिनल पर, तो दिस इज डन विद है। तो दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए मिथाइलेज, राइट। तो ये एक एंजाइम, उन दोनों रेसिडेंट एंजाइम में से एक ऐसा एंजाइम था जो डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकता था, राइट। तो उसको नाम दिया तो कहा बैक्टीरियल डीएनए इज मिथाइलेटेड, कि बैक्टीरियल डीएनए को मिथाइलेट किया, और ये मिथाइलेशन किसने किया, इस पर्टिकुलर एंजाइम ने। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डज नॉट कट मिथाइलेटेड साइट। क्यों, क्योंकि अब देखो, किसी अगर डीएनए पर मिथाइल ग्रुप एडेड है, मिथाइल ग्रुप अगर एडेड है, तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट नहीं करेगा, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। तो दो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई किए गए थे, या दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई किए थे, एक तो कट करता था और दूसरा डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था वो क्या कहता था कि भाई इस डीएनए को आप कट मत करना,
है ना, इस डीएनए को कट मत करना क्योंकि ये मैंने मिथाइल ग्रुप ऐड किया हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने ये एंजाइम बैक्टीरिया से आइसोलेट किए थे, उस बैक्टीरिया का नाम था इकोलाई, और इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन था कि कोई फॉरेन डीएनए अगर आ जाता है, कोई अगर फॉरेन डीएनए आ जाता है, उस डीएनए से बचने के लिए, ताकि वो डीएनए ऐसा ना करे कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर जाकर, जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में वो एंटर किया है उस बैक्टीरिया को जाकर हार्म ना पहुंचा दे, क्योंकि कोई फॉरेन जीन आएगा तो अपने साथ कैरेक्टर लेके आएगा, और कैरेक्टर उसमें एक्सप्रेस करेंगे तो बैक्टीरिया को खराब भी हो सकता है, बैक्टीरिया को अफेक्ट हो सकते हैं, पूरे एबनॉर्मल इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस एंजाइम ने, एक एंजाइम ने क्या किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। अब वो मिथाइल ग्रुप ऐड होने पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब किस पे ऐड करता था, ये अपने खुद के डीएनए पर तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने खुद के डीएनए को ना कट कर पाए कि यार ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, इसको हम कट नहीं करना चाहते, राइट। मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है, ये डीएनए मेरा डीएनए है, बैक्टीरिया का है, इसको हमें कट नहीं करना है। लेकिन कोई और डीएनए अगर बाहर से आया है, मान लीजिए ये बाहर से आया हुआ डीएनए है और ये बैक्टीरियल सेल है, तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, काट देगा, यहां से यहां से यहां से यहां से। तो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेन फंक्शन था सेल्फ डिफेंस। क्या मेन फंक्शन था? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए ही ये आपके अंदर बॉडी में प्रेजेंट था, सेल्फ डिफेंस के लिए ही ये बॉडी में प्रेजेंट था, राइट। तो इसीलिए आपका ये पॉइंट माइंड में क्लियर होता है कि डीएनए मिथाइलेज इज वन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज आइसोलेटेड इन 1963 का टाइम था, 69, तो जिसमें से एक तो कट करता था, दूसरा जो है मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था, जिससे कि डीएनए का कटिंग ना हो पाए। तो किस डीएनए को ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता था? दैट वाज योर ओन डीएनए। और बाहर से आने वाले डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं करेगा तो उसको हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सेल का, वो उसको कट कर देगा, टुकड़े कर देगा। इसलिए आपका पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो जीनोम है या उसकी स्टेबिलिटी है मेंटेन हो पाएगी। क्या ये पॉइंट समझ आया? तो वाइल अदर कट द डीएनए, ठीक है, अदर डीएनए को कट कर देता, खुद के डीएनए को नहीं कट करता था ये। तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसने कट किया, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरा, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहाँ पर और यहाँ पे कट कर दिया इसको, इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और ये दो टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा ये बन गया और एक टुकड़ा ये बन गया। तो यहाँ देख रहे हैं हम, हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम है EcoR1। कौन सा एंजाइम है? EcoR1। ये EcoR1 इस पूरे डीएनए को आइडेंटिफाई करेगा, रीड करेगा, और इसके पास कौन सी साइट आइडेंटिफाई कर रहा है? देखो यहाँ पे GAATTC। तो दिस EcoR1 आइडेंटिफाई GAATTC। तो आप इस चीज को माइंड में रखेंगे और पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 identify which restriction site या which restriction sequence, तो this enzyme will identify GAATTC restriction site या restriction sequence। और आइडेंटिफाई करने के बाद ये कहां पर कट करता है? तो आप फिर ये याद रखेंगे, ये कट करेगा कहां पर? G और A के बीच में, यहां पर ग्वानिन और एडिनोसिन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये इसको डिसॉल्व करेगा, ठीक है। ऐसे ये सीक्वेंस यहां चल रही है, दूसरी सीक्वेंस यहां चल रही है, तो यहां पे कट करा और यहां कट किया इसने, एक यहां कट किया और एक यहां कट किया, सही। और जब कट किया तो ये देखो ये सेगमेंट अलग बन गया, जी के बाद AATTC अलग हो गया, देखो अलग आ गया। और इधर जब कट करा तो ये जी और ए के बीच में गैप आ गया और ये वाला सेगमेंट इधर आ गया, देखो आ गया, ये अलग, तो दो टुकड़े अलग अलग हो गए। तो इसने क्या कर दिया? आपके डीएनए सेगमेंट को दो टुकड़ों में बांट दिया बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट अ वन पर्टिकुलर साइट। तो आई थिंक मेरे ख्याल से रेस्ट्रिक्शन साइट तो समझ गए हैं आप, इजी सिया, और रेस्ट्रिक्शन टाइम भी समझ गए होंगे। तो नाउ वी कैन से लेटर एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो इन्हीं एंजाइम को बाद में कह दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो दो एंजाइम आइसोलेट हुए थे। चलो नेक्स्ट बात है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था? क्योंकि आज तो अब तक तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसमें EcoR1 जो आपने अभी पढ़ा वो तो है ही है, HindIIB है, HindIIIB है,
BAM H1 भी है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लेकिन सबसे पहले कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई हुआ? तो आंसर आएगा HindII। HindII वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये भी हमारा सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम was isolated, which was that exactly, which what is the name of that enzyme? So the enzyme is your HindII, ठीक है। तो whose function depend on the specific DNA molecule sequence, ये HindII एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर उसको कट करता था। तो आपको नाम हमें याद रखना है, इस पे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, मैं जब असाइनमेंट दूंगा उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन। HindII always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। हमने अभी देखा था ECO R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये एंजाइम आइडेंटिफाई करता है कौन सी सीक्वेंस को? GAATTC। तो कितना हो गया यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे यहां पर GAATTC हो गया डबल स्टैंडर्ड। तो यहां पे कट करता था और ये यहां पे कट करता था, ठीक है जी। तो इसी तरह से जैसे ECO R1 की एक पर्टिकुलर साइट है जिसपे आइडेंटिफाई करता है, जो कि 6 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, वैसे ही HindII भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट को सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, और वो भी 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जैसे ये 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। डोंट वरी, आपसे HindII की रेस्ट्रिक्शन साइट की सीक्वेंस नहीं पूछेगा, लेकिन ECO R1 की जरूर पूछेगा, क्योंकि ये आपकी बुक में गिवन है, इसलिए मैंने लिखा भी है, इसलिए आपको याद भी रखना है और बार बार लिखना है, ताकि हमें बोर्ड में 100% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। चलो एग्जाम ये वाला हमारा मैंने बनाया भी आपके लिए, ये देखो जरा, HindII का दे दिया है, पर बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन मैं कहूँ चलो याद करना तो कर सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। HindII मेक अ ब्लंट एंड, लेकिन ECO R1 स्टिकी एंड बनाता था। तो दोनों तरह के एग्जांपल मुझे याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। एक मैंने याद कर लिया स्टिकी एंड वाला, और एक याद कर लिया ब्लंट एंड वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसकी सीक्वेंस क्या है? GTC GAC। क्या बच्चा? GTC GAC। देखो आप पढ़ते हो इस एंड से इधर जाते हो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ऐसे रीड कर रहे हैं तो GTC GAC, फिर इधर से 5 प्राइम ये होगा और 3 प्राइम ये होगा। जब इधर से रीड करते हो GTC GAC, सेम सीक्वेंस आ रही है। तो हाँ, ऐसी सीक्वेंस ये कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। कैसी सीक्वेंस है ये? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कैसी होती हैं? ये आप अगर पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एक डायरेक्शन में, तो सेम रीड होती हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, चाहे इस स्ट्रैंड पे पढ़ो चाहे इस वाले स्ट्रैंड में पढ़ो, दोनों जगह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सेम रीड होती हैं। तो देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या है? GTC GAC। इधर से 5 से 3 रीड करने से तो GTC GAC सेम हो गए। तो ये आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसी तरह से हमने जो ECO R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट देखी थी वो भी पैलिंड्रोमिक नेचर की थी, राइट। लेकिन ये जो HindII है ये आइडेंटिफाई करता है सीक्वेंस को, और कैसा कट करता है? G और C के बीच में, C और G के बीच में कट करेगा, यहां पर और यहां पर। तो इससे जो एंड बनेंगे वो कैसे बने? ब्लंट एंड। क्या यहां पर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच दिख रहा है? नहीं है। यहां भी सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच नहीं है, लेकिन पीछे वाला जो ECO R1 था वह सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच आपको दिख रहा था। जैसे देखो यहां पर नहीं है, तो ये कैसा है? ये एंड ब्लंट एंड। ये एंड कैसा है? ब्लंट एंड है। ब्लंट एंड को हम लोग कहते हैं नॉन स्टिकी एंड या नॉन कोहेसिव एंड। तो ब्लंट एंड आल्सो नोन एज नॉन कोहेसिव, राइट, नॉन कोहेसिव और नॉन स्टिकी एंड्स। तो दो तरह के एंजाइम्स हमारे पास नेचर में मिलते हैं जो डीएनए कट करते हैं। कुछ होते हैं जो स्टिकी एंड बनाएंगे, जैसा कि ECO R1 था। ECO R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है
ये कैसे कट बनाता है? स्टिकी एंड बनाता है। इट फॉर्म स्टिकी एंड, इट फॉर्म्स स्टिकी एंड्स, और स्टिकी एंड्स को हम कहते हैं कोहेसिव एंड्स। कोहेसिव एंड्स, राइट है, याद रहेगा। तो दोनों ही एग्जांपल आपके माइंड में रुकने चाहिए। इको R1 कैसा एंड बनाता है काटने के बाद? कोहेसिव एंड यानी स्टिकी एंड। दूसरा हिंद 2 कैसा एंड बनाता है? नॉन कोहेसिव यानी नॉन स्टिकी, क्योंकि यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड स्टैच नहीं दिख रही है, सिंगल स्टैंडर्ड स्टैच नहीं आ रहा, कट हो गया, प्रॉपर कट हो गया है। इको आर के केस में, इको R1 के केस में स्टिकी एंड्स मिलेगा हमें। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चा? Yes, sir. ओके, इसको मैं रिमूव करता हूं, आगे चलते हैं। तो अब ये जो सीक्वेंस थी पूरी इतनी एक स्टैंड पर, और दूसरी ये सीक्वेंस, दोनों एक ही सीक्वेंस हैं। इन सीक्वेंसेस को जो हमारा हिंट टू आइडेंटिफाई कर रहा है, इनको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो एनसीईआरटी में फिर लिखा हुआ है रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट क्या है? दीज आर दोज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये सीक्वेंस हिंट टू आइडेंटिफाई करता है, और GAATTC सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता था इको R1। दोनों ही रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं। बिसाइड टू, अब कुछ एग्जाम्पल और, ये अच्छा होगा अगर आप याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। कुछ डाटा मेरे पास है कि लगभग हिंट 2 के अलावा टुडे वी हैव अबाउट 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कितने एंजाइम है बच्चे? 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन है आज की डेट में। कितने एंजाइम नोन है? 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन है अभी नेचर में, जो आइसोलेट कर लिए गए हैं हम लोगों ने। कितने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है? तो हम ये जानते हैं कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जाते हैं बैक्टीरिया से, है ना। जैसे इको R1 निकाला गया इकोलाई से, बैम H1 ऐसी हिंट 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और कितनी बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स है जिनसे आइसोलेट किया गया है? ओनली 230 स्ट्रेन, ओनली 230 स्ट्रेन। तो आपको लग नहीं रहा सर 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया की हैं और 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं। इसका मतलब एक बैक्टीरिया से एक से ज्यादा एंजाइम निकाला गया है, यही बात है ना। इसका मतलब ये हुआ एक सिंगल बैक्टीरिया में एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं, ये बात क्लियर हुई। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, बैम H1, इको R1 तो हम पढ़ चुके हैं पहले, ये हमने पढ़ लिया, और हिंद 2 पढ़ लिया। हिंद 2 और इको R1 के अलावा बैम H1, हिंद 3, PST1, SMA1 और HPA1 भी कुछ एंजाइम के नाम लिखे हैं, और ये कोई पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता वो भी दिया है। तो आप, मैंने जो कहा एक तो ये याद कर लीजिए अच्छे से, हिंद 3 का भी याद कर लीजिए, और हिंद 2 जो अभी पीछे देखा था वो याद कर लीजिए। हिंद 2 याद कर लीजिए आप लोग, इको R1, हिंद 2, और भाई चलो बैम H1 भी कर लीजिए, इसके भी काफी पूछे जाते हैं। तो ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जिनको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे 100%। और अच्छी बात तो ये होगी कि सारे कर लो। जब मैं अगर 3 ये याद कर लिए 3 और कर लो, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या याद करना है, जैसे एग्जांपल लेता हूं इको R1। इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रेन है जिसे आइसोलेट किया है? तो इसेरिंशिया कोलाई बैक्टीरिया की पर्टिकुलर स्ट्रेन है RY13। भाई अब ये सकोगे सर स्ट्रेन क्या होती हैं? बैक्टीरिया के बहुत सारे वेरिएंट हैं, इकोलाई में भी वेरिएंट मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस हैं उनके अंदर आपस में। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, इकोलाई का, RY13 से आइसोलेट किया गया था इको R1। और वो जो सीक्वेंस थी जिसको ये एंजाइम आइडेंटिफाई करता है, वो सीक्वेंस क्या है? GAATTC। और G और A के बीच में ये आपका फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, यहां और यहां पर। सही, ये कर लिया। हिंद 3 का
हिंद 3 या हिंद 2 का जो मतलब ये जो एंजाइम है ये किस बैक्टीरिया से सिलेक्ट किए गए हैं? तो बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया से आइसोलेट है हिंद 3 एंड हिंद 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हिंद 3 कौन सी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है? तो इसका आंसर है AAGCTT। AAGCTT है ना। और कहां कट करता है ये? ए और ए के बीच में, यहां पर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पर ए और ए के बीच में। तो मुझे बताओ सिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई का जो हिंद 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इसे आइसोलेट किया गया है, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट ये है। जब ये कट करेगा तो किस तरीके का एंड बनाएगा? स्टिकी एंड बनाएगा या नॉन स्टिकी एंड बनाएगा? बताओ देखकर सोच के, कैसा एंड बनाएगा बच्चों? बहुत बढ़िया, यानी ये पॉइंट समझ आ गया है कि स्टिकी एंड होते क्या हैं, है ना। और नॉन स्टिकी एंड, तो स्टिकी एंड को ही कोहेसिव एंड कहते हैं। ये भी वर्ड अपने माइंड में बिल्कुल रखना, एकदम चिपका के रखना। कोहेसिव एंड कहते हैं स्टिकी एंड को, और नॉन स्टिकी एंड को नॉन कोहेसिव कहा जाता है। क्योंकि एग्जाम में तो बच्चे अलग अलग नाम से क्वेश्चंस आते हैं, हमें सभी नाम पता हो तो हम आंसर्स अपने जो हमारे माइंड में है उनको लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं। वरना आती हुई चीज अगर छूट जाए एग्जाम में बहुत दुख होता है। फ्री के लड्डू वाले क्वेश्चन हो जाएं, छूट जाएं, बहुत दुख होता है ना। चलो ठीक है, समझ आ गया। तो अब आपको कुछ सीक्वेंस भी याद आ गई हैं और ये चीजें भी आपने याद कर ली। पूरी टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा, लिख कर 2-3 बार पेपर पर। और जो स्टार मार्क दिए वो तो करने ही करने को, छोड़ना ही नहीं है। अब कुछ पॉइंट हम ये समझ रहे हैं कि यार अब ये इको R1 हमने लिखा, ये हिंद या HIND3 लिखा या HIND2 लिखा, इसको लिखने का कोई तो एक तरीका होगा। क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किस बेस पे लिखा जाता है, यानी नेमिंग ऑफ योर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वो एक तरीका ये है। तो कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लिखते हैं तो पहला लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम जीनस। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, इको R1 यहां ले लेते हैं, इको R1, ये लिखा मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम, राइट। तो इसमें जो पहला अल्फाबेट है E, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया को शो करेगा, बैक्टीरिया की जीनस का शो करेगा, बताएगा। E वर्ड आया एस्चेरिचिया बैक्टीरिया से। एस्चेरिचिया बैक्टीरिया का जो जीनस है, एस्चेरिचिया कोलाई का जो जीनस है वो एस्चेरिचिया है, कोलाई उसकी स्पीशी है। तो पहला लेटर जीनस शो करता है, ये जीनस शो करेगा। सेकंड 2 लेटर, सेकंड 2 लेटर यानी कि ये और ये शो करेंगे स्पीशी को। क्या शो करेंगे? ये स्पीशी को शो करेंगे, किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी बैक्टीरिया की, जहां से आइसोलेट किया गया है। तो ये जीनस शो कर रहा है, शोइंग जीनस, एंड दीज 2 लेटर शोइंग स्पीशी, राइट। अब इसके बाद R और 1 लिखा हुआ है। तो R किस चीज को शो करता है? जैसे यहां देखो, ये पूरा शो करती है ना, एस्चेरिचिया कोलाई। तो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, तो ये इसकी जीनस है, ये इसका स्पीशी है। और RY स्ट्रेन होता है। ये क्या होता है? RY इस बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। तो जो यहां पर RY, ये जो R1 दे रखा है, ये RY पर्टिकुलर, तो ये RY का R1 जो दिया है, R जो नंबर है ये इस RY स्ट्रेन के लिए शो किया गया है। और फिर इसके बाद 13 है तो 1 शो कर दिया, यानी ये एंजाइम इस स्ट्रेन से पहला था, इसलिए रोमन लेटर में 1 शो किया गया। तो हमारा ये जो नेमिंग है किसी पर्टिकुलर एंजाइम की, वो किस बात पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नेमिंग इस तरह से, पहला लेटर जीनस, ये हो गया, बाकी के 2 लेटर स्पीशी, और फिर जो थर्ड, ये जो 4th लेटर आ रहा है सिंगल R, कैपिटल R, ये बैक्टीरिया की स्ट्रेन, तो RY स्ट्रेन को R शो कर दिया खाली। और उसके बाद ये जो 1 है रोमन लेटर, ये रोमन लेटर इंडिकेट करता है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्ट्रेन से ये वाला जो एंजाइम निकाला गया वो नंबर 1 का एंजाइम था।
अगर यहां लिखा जाता है R2, ये दूसरा एंजाइम होता। जैसे एग्जांपल लीजिए हिंद 2 और हिंद 3, तो हिंद 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकलने वाला सेकंड एंजाइम था नंबर में। हिंद 3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया से निकालने वाला, आइसोलेट किया जाने वाला तीसरा एंजाइम था। तो रोमन लेटर शो करता है उसका नंबर, कौन सा नंबर ऑफ एंजाइम आइसोलेट हुआ है, तो ये फर्स्ट नंबर का एंजाइम था जैसे हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चा? Yes. ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने कर लिया। तो बच्चे ये लिखा भी है, देखो यहाँ पे ये वाला लिख दिया है, इको R1 एग्जांपल लिया है, और यही एग्जांपल एग्जाम में भी आता है, तो इसको अच्छे से कर लो। मैं यहाँ वाला पॉइंट क्लीन कर रहा हूं। तो मैं नोट करना होता है तो मुझे बोल सकते हो कि सर नोट करना है, तो रुक सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। तो बीच बीच में आप मुझे कह सकते हैं चीजों को लेकर। तो इको R1 का एग्जांपल है, इसी को आप अच्छे से लिख लीजिए। एंड दैट इज आल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हुए, जैसा कि CBSE ने अभी तक कहा है कि सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे हम ऑन टाइम, लेकिन अगर डेट बढ़ती हैं बच्चों, अगर ये कोरोना वायरस से जो ओमिक्रॉन के न्यू केसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, ये बढ़ता है, और अगर ऑन द टाइम जब एग्जाम का टाइम आता है, जब तक ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एग्जाम थोड़े से डिले हो सकते हैं, 15 दिन 20 दिन या जो भी जैसा सिचुएशन है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि इन CBSE बोर्ड ने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आपके एग्जाम सेकंड वाले सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे और ऑफलाइन मोड पे होंगे। बिल्कुल सही है। तो अगर केसेस बहुत बड़े, ये स्टार मार्क है यहाँ पर, अगर केसेस बहुत बड़े और पोस्टपोन हुआ और बच्चों को अगर ऑफलाइन नहीं बुला पाए हैं, या फिर हो सकता है कि इतना ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, सीवियरिटी ज्यादा हुई इस टाइम पर, तो फिर आपको इस बार भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही देना होगा। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इसलिए तैयारी दोनों तरीके से कीजिएगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी भी रखेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी रखिएगा। ठीक है, चलो। तो साफ साफ लिखा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियस की सबसे बड़ी कैटेगरी है ये। एंड वी हैव, थोड़ा ब्लर कर दिया, कम ऑन आओ, यस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, थोड़ा लाइट कम लग रहा है, नाउ आई थिंक से ठीक है। जाओ, चलो। राइट, हाँ, तो देयर आर 2 काइंड्स, 2 तरह के हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक हो गया हमारा एक्सोन्यूक्लियस और एक हो गया एंडोन्यूक्लियस। दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको पहले भी। एक्सोन्यूक्लियस, ये मेरा अगर DNA सेगमेंट है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस कट करेगा एक्सटर्नली। कैसे? एक्सटर्नली, यानी एंड टर्मिनल से कट करना शुरू करता है, लाइक दिस। एक्सटर्नली यहां से कट करना शुरू किया, या फिर यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से डाइजेस्ट करना शुरू करता है, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये आपके पास DNA है, तो ये DNA लॉन्ग DNA है, इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंटरनल कट करेगा, कहीं पर बीच में जाके यहाँ कट कर दिया या यहाँ कट कर दिया, इंटरनल कट करेगा, ऐसे ही कर दिया, यहाँ से कर दिया मान लीजिए। एंडो मींस इंटरनल, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से डाइजेस्ट करने वाला, एक्सोन्यूक्लियस एंड टर्मिनल से। ठीक है, तो अब एक्सोन्यूक्लियस है, तो हमारा एक्सोन्यूक्लियस को चाहिए फ्री एंड टर्मिनल। एक्सोन्यूक्लियस रिक्वायर्ड फ्री एंड्स टर्मिनल, फ्री एंड टर्मिनल्स चाहिए एक्सोन्यूक्लियस को। तो एंड टर्मिनल, फ्री एंड टर्मिनल किसके पास होते हैं? क्या सर्कुलर DNA के पास फ्री एंड टर्मिनल है? मान लीजिए मेरे पास ये सर्कुलर DNA ऐसे करके डबल स्टैंड बना लिया मैंने, यहां पे कोई फ्री एंड है? क्या यहाँ पे कोई फ्री एंड है? नहीं है, सर्कुलर DNA है तो कोई फ्री एंड ही नहीं है। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या इस DNA को काट कर पाएगा? सर्कुलर DNA को, प्लाज्मिड को क्या एक्सोन्यूक्लियस कट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन था CBSE का कि एक्सोन्यूक्लियस रिक्वायर्ड विच काइंड ऑफ DNA, या विच इट विल कट विच काइंड ऑफ DNA? आंसर लीनियर DNA। तो एक्सोन्यूक्लियस विल कट लीनियर DNA, इट विल नॉट कट सर्कुलर DNA, इट विल नॉट कट सर्कुलर DNA। लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस इंटरनल कट करता है, इसको फ्री एंड टर्मिनल नहीं चाहिए, तो ये इंटरनल कट
यहां भी कर सकता है, यहां भी, यानी कि लीनियर डीएनए को भी कट कर सकता है और एंडोन्यूक्लियस सर्कुलर डीएनए को भी कट कर सकता है, क्योंकि इसको चाहिए ही नहीं फ्री एंड टर्मिनल, तो ये कहीं पर भी इंटरनल कट कर सकता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं इसलिए, पर इंटरनल कट करते हैं, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस कैन कट बोथ सर्कुलर एज वेल एज लीनियर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आपके माइंड में रुकना चाहिए। तो एंडोन्यूक्लियस विल मेक कट और विल डाइजेस्ट बोथ सर्कुलर डीएनए मतलब प्लाज्मिड एंड लीनियर डीएनए इज आल्सो। लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए दोनों को कट कर सकता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। क्या मेरी बात समझ आ गई लेशिया? इजी है। Yes, sir. और ये बच्चा दोनों ही चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्क्स के आते हैं, लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं याद कर पाते हैं, या फिर उस टाइम माइंड में स्ट्राइक नहीं किया तो फिर रह जाएगा। इजी लड्डू क्वेश्चन के लड्डू आंसर होते हैं, ठीक है। चलो इतना आप जरूर याद रखिएगा, आगे चलते हैं। आज टाइम हो गया 8:34 हो गए हैं, यहीं पे ब्लॉक करते हैं क्लास को और अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको आज शाम, क्योंकि आज मेरी क्लासेस ऑफ हो गई, 8:30 9:30 खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको लॉगिन आईडी भेज दूंगा आज ही, ठीक है। आज ही भेज देता हूँ, फिर मैं आप उसमें भी आप कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? No, sir. ठीक है, एक बार रिवाइज करना एनसीईआरटी से, और उसमें आइडेंटिफाई करना कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लगे मेरे को व्हाट्सएप कर देना इमीडिएटली, मैं इसको क्लास में इंक्लूड कर लूंगी, उसी टाइम आपको वॉइस मैसेज के थ्रू भी सॉल्व कर दूंगा। बाय बच्चे। Bye, sir.